हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भौतिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे और इस क्रम में हम लोग अभिनव विचार के बारे में चर्चा कर रहे थे। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के संदर्भ में पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के संदर्भ में अभिनव विचार ये अभिनव विचार कैसे? ये अभिनव विचार बताएंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या चीज़ें हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने परतों में बटा हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानें किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई हैं, इसके बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक डायग्राम बना के देखा था कि कौन कौन से परत हैं और कौन कौन से उप परत हैं और उनके बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती हैं। इन सब के बारे में चर्चा हम लोग कर लिए थे। आज जो हमें करना है वो करना है अभिनव विचार के बारे में। अभिनव विचार में पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है। अभिनव विचार में पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों के परतों को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग हैं क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे क्रस्ट का। तो सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? हम लोग करेंगे अध्ययन क्रस्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्रस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। क्रस्ट का औसत मोटाई जो बताया जा रहा है अभिनव विचार में वो 40 किलोमीटर। और इसके बारे में औसत मोटाई के बारे में कुछ बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ पे समझेंगे नहीं, फ्लो में आगे बढ़ेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में विस्तार से समझ चुके हैं हम लोग। तो औसत मोटाई कितनी है? 40 किलोमीटर बताई जाती है। और महाद्वीपों और नवीन वलित पर्वतों पे इसकी जो औसत मोटाई है वो 70 किलोमीटर की हो जाती है। बात करना है हमें क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट के बारे में तो इसके बारे में औसत मोटाई की अगर बात करें औसत मोटाई कितनी है? 40 किलोमीटर है। इसकी औसत मोटाई, क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? 40 किलोमीटर। अगर महाद्वीपों और नवीन वलित पर्वतों की बात करें महाद्वीपों और नवीन वलित पर्वतों के नीचे औसत मोटाई कितनी है? 70 किलोमीटर है। तो महाद्वीपों और नवीन वलित पर्वतों के नीचे जो क्रस्ट है, क्रस्ट की औसत मोटाई 70 किलोमीटर है। क्रस्ट को 2 भागों में बांट सकते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। इससे पहले एक आध और जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, जो पृथ्वी के कुल आयतन का, अगर क्रस्ट की बात करें तो पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% क्रस्ट है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% भाग क्रस्ट का है। क्रस्ट का है। तो पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग
प्रतिशत भाग क्रस्ट का है और पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 0.5% भाग क्रस्ट का है। अगर कुल द्रव्यमान की बात करें, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 0.5% भाग क्रस्ट का है। अगर आयतन की बात करें तो पृथ्वी के कुल आयतन का 1% भाग क्रस्ट का है और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 0.5% भाग जो है वो क्रस्ट के हिस्से में आता है। तो 4 इन्फॉर्मेशन हो गई क्रस्ट के बारे में। अब बात करते हैं, क्रस्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के रूप में। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई जो होती है 35 से 40 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? 35 से 40 किलोमीटर होती है। तो क्रस्ट को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। क्रस्ट को यहाँ पे इस तरह से 2 भागों में बांट सकते हैं, महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। तो इस प्रकार से 2 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। जो महासागरीय क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 35 से 40 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई जो है, इसकी औसत मोटाई 35 से 40 किलोमीटर है और महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 से 10 किलोमीटर होती है। इसकी औसत मोटाई कितनी होती है? औसत मोटाई 5 से 10 किलोमीटर होती है। तो ये हो गई महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई, औसत मोटाई हो गई। तो महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 से 10 किलोमीटर होती है और महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई जो होती है 35 से 40 किलोमीटर होती है। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। अधिकतर चट्टान इसमें ग्रेनाइट प्रकार की पाई जाएंगी। तो महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसमें क्या होता है? ग्रेनाइट चट्टानें चट्टानों की अधिकता होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है और ग्रेनाइट चट्टानों का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। किसका? ग्रेनाइट चट्टानों का घनत्व अपेक्षाकृत कम होने की वजह से महाद्वीपीय क्रस्ट की जो घनत्व होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व वो भी कम हो जाता है। तो चूंकि ग्रेनाइट चट्टानों का घनत्व कम होता है, इसको यहाँ से उठा करके थोड़ा सा जगह लेके लिख लेते हैं। तो क्रस्ट को हम लोग 2 भागों में बांट रहे हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट
महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के रूप में इसका हम लोग बंटवारा कर रहे हैं। और हमने देखा कि महाद्वीपीय क्रस्ट की जो औसत मोटाई है 35 से 40 किलोमीटर है। इसकी औसत मोटाई यहीं पे लिख लेते हैं, औसत मोटाई 35 से 40 किलोमीटर है और उसकी औसत मोटाई 5 से 10 किलोमीटर है। औसत मोटाई न लिख के सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर लिख रहे हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसकी औसत मोटाई 5 से 10 किलोमीटर होती है। अगर महाद्वीपीय क्रस्ट की बात करें तो इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से होता है और ग्रेनाइट चट्टानों का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है और जहाँ ग्रेनाइट चट्टानों का घनत्व कम होने की वजह से महाद्वीपीय क्रस्ट का औसत घनत्व भी कम हो जाता है। तो ये था इसके बारे में। तो क्रस्ट है, क्रस्ट दो भागों में बांटा जाता है। उससे पहले अगर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अभिनव विचार के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के संदर्भ में अभिनव विचार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 परतों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोट। जो पहला भाग है पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है, उसको कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट को पुनः हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। जहां महाद्वीपीय क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो 35 से 40 किलोमीटर है और महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 से 10 किलोमीटर होती है। वहीं अगर बात करें तो महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। अब जबकि ग्रेनाइट चट्टानों का घनत्व कम होता है, इसलिए महाद्वीपीय क्रस्ट का भी घनत्व महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा कम होगा। तो इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक। उसके बाद अगर बात करें तो महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 से 10 किलोमीटर होती है, ये तो ठीक है। इसका जो महासागरीय क्रस्ट है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इतनी बातें हो गई इसके बारे में। महाद्वीपीय क्रस्ट के बारे में अब क्या है कि इसका पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये है, ये हम लोग बात कर रहे हैं महाद्वीपीय क्रस्ट की। तो ये महासागर हो गया, ये पर्वत हो गया, ये सब पठार हो गए इस तरह से। ये महासागर हो गया, ये पर्वत हो गया। महासागर और ये क्या हो गया, महाद्वीप। ये पर्वत जो है महाद्वीप पर ही है। अब ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, ये मेंटल और ये क्रोड।
ये वाला जो, इसको छोड़ के, ये वाला छोड़ के, ये वाली जो मोटाई है, ये वाली, ये क्या है? महाद्वीपीय क्रस्ट है। ये क्या है? महाद्वीपीय क्रस्ट है। इसी के बारे में बात हो रही है कि इसकी औसत मोटाई 35 से लेके 40 किलोमीटर तक होती है। इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, इसलिए इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। अब महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो महासागरीय क्रस्ट का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ होता है। तो सिर्फ हम बेसाल्ट चट्टान, क्योंकि यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन है, पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है और इसी के आधार पे वहाँ पे लिखा जाएगा, वहाँ पे सिर्फ चट्टान का नाम लिखा जाएगा और बाकी ये पूरी की पूरी लाइन वही होगी, ये चट्टान का नाम चेंज होगा बस। तो बेसाल्ट चट्टान यहाँ पे होगा। निर्माण क्या होता है? बेसाल्ट। और बेसाल्ट चट्टान का जो घनत्व होता है ग्रेनाइट चट्टान के अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए महासागरीय क्रस्ट का घनत्व जो है वो अधिक हो जाएगा। तो बेसाल्ट चट्टान में मैग्नीशियम, फेरियम और चूना की प्रधानता होती है। इसमें क्या है? मैग्नीशियम, फेरियम और चूना। मैग्नीशियम, फेरियम जिसको कहते हैं लोहा, व चूना की अधिकता होती है। अधिकता होती है। क्या है कि महासागरीय क्रस्ट का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और ये बेसाल्ट चट्टानों में मुख्यतः मैग्नीशियम, फेरियम या लोहा व चूना की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इस चट्टान का घनत्व अधिक होता है। इसलिए बेसाल्ट चट्टान का घनत्व अधिक होता है। अधिक होता है। अधिक होता है, अतः महासागरीय क्रस्ट का भी घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः महासागरीय क्रस्ट का भी घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। बस। तो जहाँ महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व कम होता है और इसका घनत्व कम होने के पीछे का जो कारण है वो है ग्रेनाइट चट्टानों का पाया जाना यहाँ पर। और वहीं अगर महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो महासागरीय क्रस्ट का घनत्व इसके अपेक्षा अधिक होता है और वहाँ पे घनत्व अधिक होने के पीछे का कारण है बेसाल्ट चट्टान का पाया जाना। और बेसाल्ट चट्टानों में मैग्नीशियम, फेरियम व चूना की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण इन चट्टानों का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगर महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो महासागरीय क्रस्ट की आयु महाद्वीपीय क्रस्ट की आयु की अपेक्षा कम है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि महाद्वीपीय क्रस्ट की आयु महासागरीय क्रस्ट की आयु की अपेक्षा अधिक है। अधिक है।
अब क्रस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना काफ़ी है। इतना इन्फॉर्मेशन क्रस्ट के बारे में, ठीक है। औसत मोटाई हो गया, किन चट्टानों से बना हुआ है, इसका घनत्व कितना है। अब चूंकि घनत्व अधिक है तो गलनांक बिंदु भी अधिक होगा, घनत्व अधिक है तो इसका दबाव भी अधिक होगा, उसकी बात हो रही है। और उसी के अपोजिट इसका भी है। वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए हैं, क्योंकि अब घनत्व के बारे में अगर हम लोग जान गए हैं कि इसका घनत्व अधिक है तो हम समझ पाएंगे कि इसके जो चट्टान होंगे इनका गलनांक बिंदु भी अधिक होगा, ये देरी से गलेंगे। और यहाँ पे घनत्व अधिक है तो घनत्व किस लिए अधिक है, दाब अधिक होगा। दाब अधिक होगा तो घनत्व अधिक होगा, क्योंकि दाब और घनत्व में समानुपाती संबंध पाया जाता है। और उसी का अपोजिट ये हो जाएगा महाद्वीपीय क्रस्ट के बारे में। तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी में कौन कौन से तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं, और फिर क्रस्ट में कौन कौन से तत्व किस रूप में पाए जाते हैं। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी में लोहा 35.5% पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी में लोहा 35.5% पाया जाता है। यहाँ पे है संपूर्ण पृथ्वी में। संपूर्ण पृथ्वी में लोहा की बात करें तो 35.5% पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी में लोहा 35.5% पाया जाता है। ऑक्सीजन 30% पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो है 30%। लोहा की मात्रा 35%, ऑक्सीजन की मात्रा है 30% और सिलिकॉन 15%। सिलिकॉन 15% और मैग्नीशियम यहाँ पर 10% पाया जाता है। मैग्नीशियम 13% पाया जाता है। मैग्नीशियम 13%। 4 1 2 3 4 तक ठीक है याद करना। इससे आगे और भी पाई जाते हैं, और भी धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ और। 4 हो गया। मैग्नीशियम के बाद निकिल की बात करें तो 2.4% यहाँ पे पाया जाता है। निकेल की बात करें तो 2.4% निकेल पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी में। और सल्फर 1.9%। सल्फर 1.9% संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाता है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 1.1%। कैल्शियम 1.1%। और वहीं मैग्नीशियम तो हो गया है। कैल्शियम के बाद अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी लगभग इतना ही पाया जाता है। तो ये जो 7 के बाद 8 आता है, तो ये 8 प्रकार के खनिज पदार्थ, ये धातु हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी में लोहा 35.5%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन
15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4%, सल्फर 1.9%, कैल्शियम 1.1% और एल्यूमिनियम भी 1.1% पाया जाता है। वहीं क्रस्ट की बात करेंगे अब हम लोग कि क्रस्ट में किस क्रम में पाया जाता है। तो क्रस्ट में सबसे अधिक जो होगा वो ऑक्सीजन होगा 45% के आसपास। संपूर्ण पृथ्वी में हो गया। अब क्रस्ट में बात करते हैं। क्रस्ट में पहले नंबर पे आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.7%। ऑक्सीजन की मात्रा होती है यहाँ पे 46.7%। सिलिकॉन की मात्रा होती है 27.7%। और इस ऑक्सीजन 46.8% लगभग पाया जाता है। सिलिकॉन ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो एल्यूमिनियम है, 8% पाया जाता है। एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है क्रस्ट में। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम 1, 2, 3 और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका लोहा, 5% पाया जाएगा। लोहा यहाँ पे क्रस्ट में 5% पाया जाता है। इसके बाद जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम 2% पाया जाता है। मैग्नीशियम 2% पाया जाता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम। इसके बाद आ जाएगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम 2.5 से 3% तक पाया जाता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके बाद कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम ही पाया जाएगा। इसके बाद कैल्शियम का नंबर है कैल्शियम 2.5 से लेकर 3% तक पाया जाता है। तो इसको ऊपर नीचे हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम में ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। उसके बाद पोटेशियम 2% और सोडियम 2%। और सोडियम 2%। तो इस प्रकार से क्रस्ट में धातुओं और खनिजों का पाया जाना होता है। क्रस्ट में अब हम लोग क्रस्ट का अध्ययन कर रहे थे, तो क्रस्ट के सापेक्ष हम लोग यहाँ पे तुलनात्मक रूप से संपूर्ण पृथ्वी के बारे में देख लिया है कि संपूर्ण पृथ्वी में कौन कौन से धातु किस नंबर पे, कौन कौन से खनिज किस नंबर से यहाँ पे ऊपर से नीचे तक पाए जाते हैं। तो ये है आपके सामने, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। ठीक, इतनी हो गई बातें क्रस्ट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल के बारे में। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, और मेंटल के बाद आता है कोर। एक सेकेंड। ठीक,
अब हम लोग बात करेंगे मेंटल के बारे में। मेंटल के बारे में, अच्छा, क्रस्ट के बारे में एक चीज़ शायद रह गया है ये कि क्रस्ट जो है वो सतह से 100 किलोमीटर गहराई तक मिलता है। तो उसकी गहराई जो होती है सतह से 100 किलोमीटर तक होती है, और बाकी औसत मोटाई 70 किलोमीटर, ये जो औसत मोटाई 40 किलोमीटर, और महाद्वीपों, महासागर और पर्वतों के नीचे औसत मोटाई 70 किलोमीटर है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अब बात कर रहे हैं हम लोग मेंटल के बारे में। तो मेंटल जो है, मेंटल की औसत मोटाई जो है वो 100 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक है। इसकी औसत गहराई जो है 100 किलोमीटर के बाद है। 100 किलोमीटर तक क्या है? 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है। जैसे ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है। अब 100 किलोमीटर के बाद से 2900 किलोमीटर तक क्या है? मेंटल। तो 100 किलोमीटर के बाद, मेंटल के बाद से अगर बात करें तो 2900 किलोमीटर, ठीक। यहाँ से लेके, यहाँ से जैसे ऐसे ये 100 किलोमीटर है, 101 किलोमीटर, 102, 103, 104, ऐसे 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 करते करते यहाँ तक है। ये 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर गहराई तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं गिनेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है, यहाँ से यहाँ तक की मोटाई 2900 किलोमीटर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की गहराई 2800 किलोमीटर है, क्योंकि 2900 यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन इसकी गहराई यहाँ से हम कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक इसकी जो है मोटाई पाई जाती है, इसका विस्तार पाया जाता है। तो 100 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर अंदर तक। सौ किलोमीटर के पश्चात 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का विस्तार है। मेंटल का विस्तार है 100 किलोमीटर के पश्चात 2900 किलोमीटर तक इसकी औसत गहराई है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है। सिंपल सी बात यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो मेंटल की बात करें तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तापमान में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, ये चीज़ आप वहाँ पे भी लिख सकते थे। मेंटल जो क्रस्ट हमने पढ़ा, क्रस्ट में भी वही हाल है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान में वृद्धि होगी, और वृद्धि किस दर से होगी ये सारी बातें हम लोग पिछले की क्लासेस में कर चुके हैं। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तापमान में वृद्धि होती है, तापमान भी बढ़ता जाता है, और तापमान के बढ़ने का औसत दर प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। और जो तापमान के बढ़ने का दर है, दर जो है वो 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस, 32 मीटर गहरे जाएंगे हम लोग, खुदाई करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई देगा। 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई में तापमान अत्यधिक हो जाता है।
100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई है, चूँकि इतना तेज यहाँ का तापमान बढ़ रहा है, अतः 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर तापमान अत्यधिक हो जाता है, सीधी सी बात है। क्योंकि इतनी तेजी से गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि हो रही है, तो 100-200 किलोमीटर की गहराई पे अगर हम लोग अंदर जाएं तो वहाँ पे तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण इस कारण गर्म गलित अवस्था में हो जाती है यहाँ की चट्टानें। अतः यहाँ की चट्टानें गर्म गलित अवस्था में होती हैं। अब चूंकि इतना तापमान बढ़ गया है इस क्षेत्र का, तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं, चट्टानें पिघल जाती हैं, गर्म गलित अवस्था में हो जाती हैं। इस भाग को दुर्बलता मंडल या स्थेनोस्फेयर भी कहा जाता है। स्थेनोस्फेयर भी कहा जाता है। यह क्षेत्र मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। जहाँ पे चट्टानें गर्मगलित अवस्था में हो जाती हैं, उस भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इस भाग को दुर्बलता मंडल स्थेनोस्फेयर, इस भाग को स्थेनोस्फेयर कहा जाता है और यह भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। मैग्मा का मुख्य स्रोत है। जब हम लोग ज्वालामुखी का अध्ययन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम लोगों को ये चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मैग्मा का मुख्य स्रोत यह एस्थेनोस्फेयर ही है। एस्थेनोस्फेयर से ही मैग्मा सतह पे आता है और उसको सतह पे जाने के बाद हम लोग लावा का नाम देते हैं। तो ये जो मैग्मा सतह पे आता है, ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया जो होती है उसमें मैग्मा सतह पे जाता है, तो मैग्मा इसी भाग से होते हुए सतह पर जाता है। यह भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। अधिकांश मैग्मा इसी भाग से उठ के ऊपर जाते हैं। तो चूँकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहाँ पे गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रति 32 मीटर की गहराई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रहा है। इस दर से वृद्धि होने के कारण 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में चट्टानें गर्मगलित अवस्था में हो जाती हैं, और इस गर्मगलित अवस्था वाले इस जो परत है, इस परत को एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। और यह जो क्षेत्र है, यह मैग्मा का मुख्य स्रोत माना जाता है। ये हो गया इतना मेंटल के बारे में। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे भूकंपीय तरंगों की गति निम्न हो जाती है, अतः इसे निम्न गति का क्षेत्र या लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। लो वेलोसिटी जोन। अब देखिए, पहले इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है, ये 100 किलोमीटर है, और ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 101, 102 से है। यहाँ से एक नहीं है, यहाँ से 101 से स्टार्ट है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तापमान बढ़ रहा है प्रति
32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब होगा क्या कि ये क्रस्ट है और ये है मेंटल। इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। ये क्रस्ट है और नीचे वाला है मेंटल। क्रस्ट के नीचे निचले भाग में और मेंटल के ऊपर, क्योंकि 100 से 200 किलोमीटर की बात हो रही है, यहाँ तक 100 किलोमीटर है, यहाँ तक क्या है 100 किलोमीटर है, और 200 किलोमीटर की बात हो रही है। इसका मतलब लगभग ये वाला क्षेत्र, लगभग ये वाला क्षेत्र, क्योंकि 100 से 200 किलोमीटर की बात हो रही है। तो इस वाले क्षेत्र को लेंगे तो यहाँ पे तापमान क्या हो गया, अत्यधिक हो गया, और यहाँ पे चट्टानें गर्म गलित अवस्था में हो गई। यहाँ पे चट्टानें गर्म गलित अवस्था में हो गई और चट्टानें क्या होगी, यहाँ पे पिघली हुई अवस्था में चट्टानें हो गई, जिसको हमने कह दिया दुर्बलता मंडल। ये वाला जो क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हैं, जितने क्षेत्र में 100 से 200 किलोमीटर का जो ये मोटा परत है, इसमें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हैं, इस परत को एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, इसको दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। एस्थेनोस्फीयर, तो इसी को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। और ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है। जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया, ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया घटती है, तो यहीं से लावा ऊपर आता है और मतलब मैग्मा ऊपर आता है और सतह पर फैलता है उसे लावा। ये क्या है, ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है। इस मंडल को मैग्मा का मुख्य स्रोत कहते हैं। ये जो मंडल है दुर्बलता मंडल, ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर चूंकि भूकंपीय तरंगे ठोस, द्रव और गैस में तेजी से चल सकती हैं। हमने क्या देखा था कि भूकंपीय तरंगे और घनत्व में समानुपाती संबंध पाया जाता है। भूकंपीय तरंगे और घनत्व में समानुपाती संबंध पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब घनत्व बढ़ेगा, चट्टानों का घनत्व बढ़ेगा, तो भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ेगी। तो अब दुर्बलता मंडल की बात करें तो दुर्बलता मंडल पिघली हुई अवस्था में है। यहाँ पे गर्म गलित चट्टानें हैं, यहाँ पे पिघली हुई अवस्था है, तो यहाँ का घनत्व अत्यधिक कम होगा। क्या होगा, यहाँ का घनत्व अत्यधिक कम होगा। अब जबकि भूकंपीय तरंगे और चट्टानों के घनत्व में समानुपाती संबंध पाया जाता है और यहाँ के चट्टानों का घनत्व कम होगा, तो यहाँ पे भूकंपीय तरंगों की गति भी कम होगी। यहाँ के चट्टानों का घनत्व इतना कम है कि चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हैं, इसलिए यहाँ पे भूकंपीय तरंगे नहीं चल पाती, भूकंपीय तरंगे यहाँ पे गति नहीं कर पाती, इसलिए इसको लो वेलोसिटी जोन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, निम्न गति का क्षेत्र, निम्न गति का क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है, लो वेलोसिटी जोन। ठीक, अगर मेंटल की भागीदारी की बात करें, जैसे हम लोगों ने क्रस्ट की भागीदारी की बात की थी कि कितना आयतन है और कितना द्रव्यमान है, तो सबसे पहले इस बात को नोट कर लें कि यहाँ पे भूकंपीय तरंगों की गति निम्न होती है। कहाँ पे, दुर्बलता मंडल में। दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति निम्न होती है, निम्न होती है। अतः इसे निम्न गति का क्षेत्र,
निम्न गति का क्षेत्र या लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। तो दुर्बलता मंडल भूकंपीय तरंगों की गति, दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति निम्न होती है, अतः इसे निम्न गति का क्षेत्र या लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। तो इतनी बातें हो गई इसके बारे में। और मेंटल की भागीदारी पृथ्वी के कुल आयतन का 84% है। पृथ्वी के कुल आयतन का मेंटल की भागीदारी 84% है। और वहीं ये आयतन का है और पृथ्वी के द्रव्यमान का 67% भागीदारी इसमें द्रव्यमान का है। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 67% की भागीदारी 67% है। इतनी बातें हो गई हमारे मेंटल के बारे में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्रोड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? क्रोड के बारे में थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे हैं, उसके बारे में बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्रोड क्या कहता है कि क्रोड की गहराई 2900 किलोमीटर के बाद 6370 किलोमीटर है। क्रोड की अगर बात करें, क्रोड तो क्रोड क्या है कि 2900 किलोमीटर के बाद 6370 किलोमीटर तक विस्तारित है। ये क्रोड की बात हो रही है, 2900 किलोमीटर के बाद हो रही है। जैसे ये है, ये इसे दिख नहीं रहा है ज़्यादा, इसलिए ब्लैक पेन देखिए, ये है, ये अब ये 100 किलोमीटर है, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर के बाद है 2901। ये पूरा का पूरा 6300 किलोमीटर इसका विस्तार नहीं है। इसका विस्तार 6300 किलोमीटर तक नहीं है। इसका विस्तार 2900 से लेके 6300, इसमें से इसको घटा देंगे, जितना आएगा इतना मोटा उसका विस्तार होगा। तो यहाँ से लेके 2901, 2902, 2903 ऐसे ऐसे करते करते 6370 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार इसका है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6370 किलोमीटर नहीं है, ये इतना क्रोड है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 6370 किलोमीटर तक का इसका विस्तार पाया जाता है। तो 2900 किलोमीटर के बाद 6370 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ऊपरी क्रोड तरल व निचला क्रोड ठोस अवस्था में पाया गया है। ऊपरी क्रोड तरल व निचला क्रोड ठोस अवस्था में पाया गया है। ऊपरी क्रोड जो है तरल अवस्था में लगभग पूरी तरह से तरल, पानी की तरह नहीं, लगभग तरल
इसका मतलब ये है कि इसका जो है घनत्व कम है, घनत्व निचले क्रोड की वो अपेक्षाकृत कम है। तो ऊपरी क्रोड तरल व निचला क्रोड ठोस अवस्था में है। पृथ्वी के कुल आयतन में क्रोड की भागीदारी 15% है। पृथ्वी के कुल आयतन में भागीदारी कितना है? 15%। और पृथ्वी के द्रव्यमान में कुल भागीदारी कितनी है? वो 32.5%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में भागीदारी कितना है? 32.5%। 32.5% इसकी भागीदारी है। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और निफे। ये बातें भी आप जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेंगे इसको समझने के बाद। 2900 किलोमीटर के बाद 6370 किलोमीटर तक विस्तारित है क्रोड। इसके बाद क्रोड का जो ऊपरी भाग है वो तरल अवस्था में है और निचला भाग ठोस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसकी जो क्रोड की भागीदारी है वो 15% है और कुल द्रव्यमान में इसकी भागीदारी 32.5% है। तो ये अभिनव विचार जितनी बातें करता है लगभग ये बातें हो गई हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। छोटी सी जो थोड़ी सी जानकारी, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है, वो सियाल, सीमा और निफे के रूप में हम लोग देखते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा जाता है। ये हो गया रासायनिक संगठन के आधार पर। ये हो गया सियाल, सीमा और निफे। यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता। यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता। ठीक, यहाँ पे निकेल व लोहे की प्रधानता। ठीक, ये हो गया रासायनिक संगठन के आधार पे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है और निफे में निकेल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है। और जैसा कि हम लोगों ने अप्रोच सिनॉप्सिस बात किया था, अप्रोच सिनॉप्सिस का ये जो हम लोगों ने सिलेबस की बात किया था, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के अध्ययन के संदर्भ में जो हम लोगों ने सिलेबस की बात की थी कि हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो उसमें जो अभिनव विचार था इसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के अध्ययन के लाभ क्या होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा के अध्ययन के लाभ क्या होते हैं, उसके बाद का जो था वो निष्कर्ष के बारे में बात करना था। तो ये जो 2 बिंदु रह जाते हैं वो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।